बीवी बीमार थी। मैं पहली बार भीख मांगने निकला। सड़क पर बैठा तो एक लड़की ने मेरी गोद में 50,000 फेंका और बोली मेरा हलाला कर दो। मैं फौरन मान गया और फिर रात गुजार कर फारिग होकर गुस्ल करके जाने लगा तो मेरी नजर उस लड़की की। मैंने सोचा कि एक बार मजीद। आज फिर मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं एक मजदूर बंदा था। मैं अपनी बीवी का इलाज क्या करवाता, अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवा करवा कर अब खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपने जाने वालों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा लिया था। अब उधार देने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सर पकड़कर बैठा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अपनी बीवी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपनी बच्चों पर नजर डाली तो वो सहमे हुए से अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसी अजियत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं फौरन उठा और घर से निकलकर अपने एक रिश्तेदार की तरफ रवाना हुआ। मेरा वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाला था और मैं उससे पहले भी एक बार अपनी बीवी के इलाज के लिए कर्जा ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं उस वक्त अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाकर इस मसले से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक देहाती इलाके में रहता था जबकि मेरा रिश्तेदार शहर के एक बेहतरीन इलाके में रहता था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया था। जो मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी महसूस की। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर गया, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी मरने वाली थी और मैं उसके इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार के चेहरे पर नागवारी महसूस करके भी मैंने उससे अपना मसला बताया, मगर उसने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें पहले भी जो रकम दे चुका हूँ, मुझे उसके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक मजदूर पेशावर इंसान हो, अब तुम पर मजीद पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मैं बेयकीनी से रिश्तेदार को देख रहा था जिसने मुझे साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। मुझे लगा अब आखिरी हल यही रह गया था, मैं घर जाकर अब अपनी बीवी की मौत का इंतजार करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर तब जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे शख्स के सामने हाथ फैला दिया और उससे बोला कि भाई अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। उस शख्स ने एक नजर मुझे देखा और अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इसी तरह रात को न जाने कब तक मैंने ढेरों लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। मुझे ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये तो तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं, मांगने के लिए कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो तो कभी वालदा और बेटी को। कुछ लोगों ने तो मुझे मेहनत से मजदूरी करने की तलकीन भी की थी। मैं अब किसी को तफसील नहीं बता सकता था। जरूरी नहीं था कि हर मांगने वाला ऐसे ही हो। मैंने कम उम्री से मजदूरी की थी। मैं आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। मैंने मजबूरी में इन सब की बातें सुनी, उनसे भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे इकट्ठे करके जब गिनती करना शुरू किए, मैं खुश हो गया क्योंकि मेरे पास तकरीबन 8,000 हो चुके थे, मगर अभी भी मुझे 40,000 मजीद चाहिए था। मैं सोचने लगा कि अगर मैं मजीद इसी तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं तो यकीनन मेरे पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएगा। मैंने देखा था कि जहां कुछ लोग तंग दिल से थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर अल्लाह के नाम पर देते थे। अभी दुनिया में नेक लोग बाकी थे। मैं अभी वहीं बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर ठटक गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम लोगों से भीख मांगते रहे हो और अब तुम पैसे गिनती कर रहे हो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है या फिर तुम पेशेवर भिखारी हो। उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उससे कहा कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए और वो मुझे मजदूरी से नहीं मिल रही, इसलिए मजबूरन भीख मांगना पड़ रही है। मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने एक छोटे से अमल की सफाई पेश कर रहा था। तब वो लड़की बोली कि गुस्सा मत करो, मैं भी तुमसे
तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर तुम जरूरतमंद हो और तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें बदले में मेरे काम करना होगा। मैंने उस लड़की को देखा। मुझे वाकई रकम की सख्त जरूरत थी। जितनी जल्दी पैसे मिल जाते उतना अच्छा था कि मैं अपनी बीवी का फौरन इलाज करवा लेता। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी मदद करो। वो मुझसे पूछने लगी कि कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 70,000 तक की रकम चाहिए। मैंने अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है, वो बहुत बीमार है, मरने वाली है। लड़की की अगली हरकत ने मुझे हैरत से साकिन कर दिया। उसने उसी वक्त अपने एक बैग खोला और वहां से 1 लाख की रकम निकालकर मेरी गोद में डाल दिया। मैं हक्का बक्का से उस लड़की को देख रहा था। 70,000 देने के बजाय उसने कहा कि ये रकम तुम्हारी हुई, बस तुम इसके बदले मेरे साथ हलाला करो। उस लड़की के अल्फाज पर मैं परेशान हो गया। मैं शादीशुदा मर्द था जो अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वो लड़की मुझसे हलाले के लिए बोल रही थी। मैं पुरसोच नजर से कभी उस लड़की को देखता और कभी अपनी गोद में पड़ी उस रकम को जिसके जरिए मैं एक ही दिन में अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा कर उसे बचा सकता था। अगर मैं आज ये सोचने बैठ जाता कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा हूँ तो मेरी बीवी मर जाती। मैंने अचानक फैसला किया, वो रकम अपने पास महफूज करके बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारा मुतालबा मंजूर है, मगर तुम ये काम जितनी जल्दी करो उतना ही बेहतर है। मेरी बात पर वो लड़की इशारा करके चलने लग गई और बोली कि देर नहीं लगेगी, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैंने निकाह का इंतजाम करवा लिया है। मैं भी उस लड़की के पीछे चल पड़ा। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। अगर आज की रात में ही फारिग हो जाता तो मैं अगले दिन अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा लेता। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मैंने पैसे लेने का बिल्कुल ठीक फैसला किया था। मुझे अगर मेरे रिश्तेदार ने ठुकराया था तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मदद कर दी थी, और अब ये लड़की मिल गई थी। ये कोई नाजायज काम बिल्कुल नहीं बोल रही थी। अगर इसके शौहर के साथ गलती से तलाक हो चुकी थी तो इससे बेहतर और क्या था कि मेरी मदद से वो दोबारा अपना घर बसा सकती थी, और मैं भी अपनी परेशानी से इस रकम से दूर कर लेता। उसे इसके शोहर का दोबारा साथ मिल जाता, मुझे मेरी बीवी की जिंदगी मिल जाती, दोनों की ही मुश्किल आसान हो जाती। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ जाते हुए बार बार यही सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी को ये बात पता चली तो क्या वो मुझे माफ करेगी। मिडिल क्लास घराने की लड़कियां शायद इतनी अपने शोहर के लिए जज्बाती नहीं होती होंगी, मगर मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज्यादा जज्बाती थी। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मेरी बीवी मेरी फूफो की बेटी थी और उसके माँ बाप की वफात उसके बचपन में ही हो चुकी थी। उसने बहुत बुरे हालात देखे थे। अगर यूं कहा जाता कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की थी और वो मैं था, तो ये बात गलत ना होगी। वो मेरे बहुत करीब थी और मुझे किसी से बांटने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी बीवी का जज्बातीपन भी जानता था। अगर आज मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद होती तो वो मरने को तरजीह देती, मगर मुझे अपनी जिंदगी में यूं बांटने का सोच भी नहीं सकती थी। रात के पहर में लड़की के साथ एक घर में पहुंच गया। वो एक बहुत खूबसूरत घर था। लड़की मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई और अपने मोबाइल पर किसी को फोन में लाती तेजी से हिदायत देने लगी। यकीनन निकाह का इंतजाम कर रही थी। उसके इशारे करने पर मैं एक तरफ सोफे पर बैठ गया। अपनी बीवी की बीमारी की परेशानी तो अभी मुझे थी, मगर मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर चुका था कि मैं पैसों का कैसे इंतजाम करूंगा। इसलिए उस वक्त मुतमईन सा मैं वहां बैठा हुआ था। उस लड़की ने फोन बंद करके मुझे देखकर पूछा, क्या तुमने रात का खाना खाया है? मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे उसके पूछने पर भूख का एहसास होने लगा। मैं सुबह का अपने घर से निकला हुआ था और घर पे भी अपनी बीवी की परेशानी में मैंने कुछ खाया ही नहीं था। उस लड़की ने मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया और तब तक 2-3 गवाह और मौलवी साहब भी घर पर आ गए। हमारा उसी वक्त निकाह हुआ और वो मर्द यहाँ से लड़की को खुदा हाफिज बोलकर वहां से चले गए। मैं बेचैन सा बैठा हुआ था। निकाह करके मैं उसके घर बैठा हुआ था, मगर अब मेरी बीवी के बारे में सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही थी। लड़की मेरे पास आई तो मैंने उससे अपनी बीवी के बारे में कहा कि मुझे सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही है। लड़की मेरे पास आई तो उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा।
मैं मर्द होकर इतना घबरा रहा था जबकि वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई जैसे ये कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था कि हलाला करने वाली औरतें बहुत बेबस होती हैं। अपने शौहर के अलावा खुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। न जाने उस लड़की का शौहर कौन था जो मंजरे आम से बिल्कुल गायब था, और वो लड़की यहाँ इतने इत्मीनान के साथ एक अनजान मर्द को अपने साथ निकाह करके ले आई थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई शहर की रिवायत होगी जहाँ शायद यहाँ की औरतें ऐसी ही बेबाक होती होंगी। मैं सोचों में गुम था कि वो लड़की मेरे पास बैठी और बोली कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम निकाह करके पछता रहे हो तो फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम फारिग हो जाओगे और तुम मुझे फौरन तलाक देकर जा सकते हो। उसके बाद हमारा कभी सामना नहीं होगा तो कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी। अगर कभी सामना हुआ भी सही तो ना मैं तुम्हें पहचानूंगी ना तुम मुझे पहचानना। तुम घर बार वाले हो और इस फिक्र में मुब्तला हो कि तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा। तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना। तुम ये सिर्फ एक बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बातों से मुझे बहुत ढारस मिली और मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर कौन है? क्या वो जानता है कि तुम हलाला कर रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर अचानक वो लड़की बिल्कुल गुमसुम हो गई। मुझे लगा कि मैंने उसके कोई जख्म अधेड़ दिए हों। मैं शर्मिंदा होने लगा और उससे पहले कि मैं माजरत करता अचानक वो लड़की सपाहट से लहजे में बोली कि तुम्हें अपने पैसे से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसा मिला है, अब तुम काम करो और मुझसे जाती सवालात मत करो। उस लड़की के अचानक लहजा बदल लेने पर मैं हैरान हुआ था, मगर उसके बाद मैंने जबान बंद कर ली और एक पूरी रात उस लड़की के साथ कोई ना कोई सवाल जवाब करते ही गुजारी थी। अगली सुबह मेरी मामूल के मुताबिक सुबह आंख खुल गई क्योंकि मैं फजर की नमाज पढ़ने का आदी था। मैं एक मजदूर इंसान था, मुझे अक्सर फजर के वक्त मजदूरी के लिए जाना पड़ता, इसलिए मेरी आदत ज्यादा देर सोने की नहीं थी। मैं उठकर गुस्ल करने के इरादे से भी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की लापरवाह सी बिस्तर पर सोई हुई थी। मैंने फौरन अपनी नजर उठानी चाही मगर मेरी नजर एक जगह पर ठटक गई। उसके वजूद को देखकर मैं कितनी देर हरकत नहीं कर पाया था और फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो लड़की जाग रही होती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मैं तो इस लड़की को फटी फटी आंखों से कैसे देख रहा था मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो इस लड़की के जिस्म को किसी और वजह से देख रहा था। बिलाशुबा वो लड़की बड़ी हसीन थी, बहुत साफ रंगत की मालिक थी और किसी को भी भटकाने की सलाहियत रखती थी। मगर उस वक्त मैं सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था उसे सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया था। नमाज कज़ा होने का सोचकर मैं फौरन गुस्ल करने चला गया और नमाज अदा करके फारिग हुआ तो एक बार फिर बिस्तर पर नजर डाली। वो लड़की अभी भी वैसी ही सो रही थी। मेरा काम हो चुका था, पैसे मेरे पास मौजूद थे। उस लड़की ने मुझसे रात को ही कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर मैं इस वक्त तलाक देकर जाने के बजाय वहीं बैठा उस लड़की को देख रहा था। यहाँ तक कि इतने दिनों की मुसलसल परेशानी के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग से मेरी बीवी निकल चुकी थी। बल्कि मैं उस लड़की को सोच रहा था। मैं कितनी देर वैसे ही बैठा रहा यहाँ तक कि दिन निकल गया और वो लड़की भी जाग गई। मैं उसे इसी तरह ही देखता रहा। ना जाने उसके जिस्म पर जो था उसका क्या मामला था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, आखिर इस लड़की का राज क्या था। आंखें खोलकर जब उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई और हैरत से मुझे देखने लगी और फिर बोली कि शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें मुझे जगाकर तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मैं अमूमन देर से ही उठती हूँ। तुम्हें अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना था। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वो अभी भी नींद में है क्योंकि उसने खुद को चादर से छुपाया नहीं था। तभी वो लड़की भी मेरी मुसलसल नजर खुद पर महसूस करके बुरी तरह चौंक गई। फिर नागवारी से बोली, तुम इस तरह जमकर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? साथ सिर्फ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। तुम इस तरह क्यों बैठे मुझे देख रहे हो? तुम मुझे तलाक दो
और यहाँ से जाओ, अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, लड़की मुझे सख्ती से कह रही थी। शायद उससे लगा कि उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस भरा और उससे बोला कि फिक्र मत करो, मैं इतना कमजोर नफ्स का मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर दिल दे बैठूं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत बावफा हूँ और मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है। मेरे अल्फाज पर वो लड़की गहरी सोचों से मुझे देखने लगी। मैंने उस लड़की से कहा कि मेरे यूं देखने की वजह तुम्हारा जिस्म नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि मैं क्यों इस तरह ठटक गया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब क्या है? मेरे सवाल पर अचानक उस लड़की को जैसे होश आया। वो पूरी तरह घबरा कर अपनी चादर खुद पर लपेट गई और मुझे गहरी नसों से घूरते हुए बोली कि तुम अपनी हद से आगे मत बढ़ो, ये मसला तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं वहां से जाने को तैयार नहीं था। मैंने उस लड़की से कहा कि जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी यहाँ से नहीं जाऊंगा। लड़की मेरे सवाल पर परेशान हो गई। उसे मैं एक सादा समर्थ लगा था जो उसके हुक्म की तामील करता, जैसा वो कहती और वैसा करके यहाँ से चला जाता। मगर मैं उस वक्त जिस संजीदगी से उसे देख रहा था, ये बात उसे परेशान कर रही थी और परेशान तो मैं भी हो चुका था। मुझे लगा कि उस लड़की के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लड़की बोली कि क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं है? तुमने अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना है। मैं बोला कि मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है, मगर मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें तलाक देकर नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरी बीवी ही रहोगी। मैं जब तक तुमसे सच नहीं जान लूंगा मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। मेरी बात पर वो लड़की घबरा गई और चीखते हुए बोली कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम भी नफ्स प्रस्त मर्द निकले। तुम्हारी नीयत आज मुझ पर खराब हो चुकी है। तुमने शायद अपनी पूरी जिंदगी में मुझ जैसी लड़की नहीं देखी होगी, जबकि तुम्हें मैं इतनी आसानी से मिल गई। वो बोली कि तुम्हें इस काम के पैसे मिले हैं, अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं ये पैसा वापस ले लूंगी। तो मैंने उससे बोला कि मैंने तुम्हारा मुतालबा और पैसे को नहीं भुलाया, ना मैं ये भूला हूं कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था। मुझे सब याद है और मैं अब भी तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ अगर तुम मुझे सच बता दो। वो लड़की मेरी जिद पर बुरी तरह जिच हो गई और बोली कि मैं पागल थी कि तुम जैसे मर्द को खुद पर सवार कर बैठी। तुम जैसे खामखा अपनी बीवी समझ कर रोके जा रहे हो। तुम मुझे खामखा अपनी बीवी समझ कर रोके जा रहे हो, जबकि हमारे दरमियान सिर्फ हलाला की बात हुई थी। मैंने मजबूत लहजे में बोला कि तुम्हें छूने पर अपना इरादा नहीं बदला है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी बीवी का पहले इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम खुद ही देर कर रही हो। मैंने ये घर देख लिया है, मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊंगा। अगर तुमने इस घर से कहीं जाने की कोशिश की तो तुम खुद ही फंसोगी, क्योंकि तुम अब भी मेरे निकाह में हो और तुम ये सब जानते हुए अपने शोहर के पास वापस नहीं जा सकोगी। मैंने उससे कहा कि परेशान नहीं हो, मैं ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ, ना ही मेरी तुम पर कोई नीयत खराब हुई है। मैं अपनी बीवी से वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे सिर्फ सच जानना है, उससे जानने के बाद मैं तुम्हें फौरन तलाक दे दूंगा। मुझे भी तुमसे मजीद कोई वास्ता नहीं रखना, तुम जहां भी जाओ मेरे से कोई मतलब नहीं। वो लड़की मेरी बातों से परेशान हो गई, मगर उसका अंदाज बता रहा था कि वो मुझे कोई भी बात बताने से कतरा रही है। मैं पलट कर वहां से चला गया और लड़की मुझे आवाज से देती रह गई, मगर मैंने उसकी कोई आवाज का जवाब नहीं दिया। मैं बुरी तरह उलझा वहां से रवाना हुआ और एक टैक्सी लेकर अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और बच्चे रो रो कर बेहाल हो चुके थे। मेरी बीवी मुझे भीगी आंखों से देखने लगी। उससे यही लग रहा था कि मैं उसे छोड़कर जा चुका हूँ। मैंने अपनी बीवी को टैक्सी में लिटाया और अपने बच्चों को वहीं करीब घर में रहने वाली अपनी खाला के पास छोड़कर मैं अपनी बीवी को शहर ले आया। उसे अस्पताल में दाखिल करवा कर मैंने ऑपरेशन की रकम जमा करवाई। डॉक्टर ने फौरन उसका ऑपरेशन कर दिया। मैं पूरा दिन वहीं बैठा रहा और हैरत की बात तो ये थी कि अपनी बीवी की परेशानी के साथ साथ मेरे दिमाग पर वो लड़की भी बुरी तरह सवार थी। उस लड़की का जिस्म याद आ रहा था जो मैं उसके जिस्म पर देख चुका था। वो बात मुझे भूल नहीं रही थी। मैं चाह कर भी खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं उस लड़की को तलाक देकर जान छुड़वा लूं, मेरा इससे मसला नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया था। दिन के दूसरे हिस्से में 4-5 घंटों के सब्र आजमा कर इंतजार के बाद डॉक्टर ने मुझे खुशी की नवीज सुनाई कि मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हो गया है और वो अब सिर्फ दवाओं के जेर असर पुरसुकून नींद सो रही है। मैं खुश हो गया। मैंने एक नजर अपनी बीवी को देखा। डॉक्टर ने मुझे कुछ हदायत देते हुए समझाया कि अब 2-3 दिन मेरी बीवी को अस्पताल में ही रहना होगा।
ताकि हम इसका चेकअप वगैरह करते रहें। फीस मैं पहले ही जमा करवा चुका था, मुझे मजीद परेशानी नहीं रही थी। बीवी ने भी कई घंटे नींद में ही पड़े रहना था। डॉक्टर मुझे ये बता चुका था कि मैं वहां अस्पताल से निकला और मैं फौरन उसके घर पहुंच गया। मुझे रह रहकर ख्याल आ रहा था कि शायद वो लड़की वहां से भाग चुकी हो, मगर जब मैं अंदर गया तो ये देखकर मुझे सुकून हुआ कि वो लड़की अभी वहीं मौजूद थी। वो सर पकड़ कर सोचों में गुम बैठी थी और मुझे उसे देखकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई थी। वो अभी तक किसी कमरे में बैठी हुई थी, उसकी परेशानी बचा थी। जब मैं उसके सर पर सवार हो चुका था, मैं जानता था कि उसने क्यों ये हलाला किया था। यकीनन उसका शोहर दोबारा निकाह के लिए कह रहा था। मुझे देखकर वो लड़की तीर की तरह मेरी तरफ पहुंची और चीखती हुई बोली कि मुझे तलाक दो, वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने मजीद मुझे अपने साथ लटकाए रखा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हें मारकर मुझे बेवा कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है कि मेरा शोहर कोई आम इंसान है? उस लड़की के अल्फाज पर मैं दंग रह गया। सुबह रो रो कर पागल हो रही थी और गुस्सा कर रही थी, अब मुझे धमकाने लगी थी। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर अल्लाह ने मेरी मौत लिखी है तो मुझे मौत आ जाएगी, और अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो चाहे उसका शोहर कुछ भी कर ले, मैं जिंदा ही रहूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं अभी तुमसे वही बात करूंगा, तुम मुझे सब बता दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर वो लड़की मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं हुई और परेशान होती रही। मगर इस बार मैं डर चुका था कि ऐसे उस लड़की को जाने नहीं दूंगा। कि पहले रोज जब मैंने उस लड़की का वजूद देखा तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। उस लड़की की पुश्त पर ब्लेड से लिखाई की हुई थी और वो अल्फाज मुझे दंग कर गए थे, जो कि वहां उसकी पुश्त पर हलाला के नंबर लिखे हुए थे, और आखिरी नंबर था कि 7वां हलाला, यानी मैं उस लड़की का 8वां हलाला करने वाला मर्द था। मुझे ये बात उसी रोज से बुरी तरह चुभ रही थी। मेरी इंसानियत ये गवारा नहीं करी थी कि मैं उस लड़की को यूं छोड़ देता। मैं जानता था कि वो लड़की खुद अपने वजूद पर वो अल्फाज नहीं लिखती होगी। यकीनन कोई और था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था, और वो कोई और नहीं उसका शोहर ही हो सकता था। उसके बाद पूरे 7 रोज मेरी बीवी अस्पताल में बेहतरी की तरफ माइल होती रही और मैं उसी लड़की के सर पर सवार रहा था। मैं उसे तलाक ना देने की कसम खा ली थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब मैंने उस लड़की का मुतालबा नहीं माना और अपने अल्फाज पर कायम रहा तो 7वें रोज उस लड़की ने रोते हुए मुझे सब सच बता दिया। उसने बताया कि वो एक दरमियानी तबके के घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की है और वो लड़का उसके स्कूल में पढ़ता था। दोनों को मोहब्बत हुई और शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वो उसे हर किस्म की अजियत देने लगा और रोजाना उस पर तशद्दुद करता। जब वो चीखती तो वो बहुत खुश होता। वो बोली कि मेरी शादी को मुश्किल साल हुआ है, मगर मेरा शोहर ना जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता है और सख्ती से बोलता है कि मैं हलाला करके उसके पास आऊं, और जब मैं हलाला करके उसके पास पहुंच जाऊं तो ब्लेड से मेरी पुश्त पर हलाला का नंबर दर्ज कर देता है। मैं तकलीफ से चलाने लगती हूँ तो खुशी से कह के लगाता है। न जाने उसे कैसे मुझे तकलीफ देकर तस्कीन मिलती है। लेकिन मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरी और भी बहनें अपने घर वालों की इज्जत के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि इस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकता और वो पैसे वाला और बा इख्तियार है। वो बोली कि इस बार भी वो मुझे तलाक दे के बैरून मुल्क चला गया था। उसके आने में चंद दिन बाकी है तो मुझे तलाक दे दो ताकि वो मुझे और तुम्हें कुछ ना कहे। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर वो मेरी मदद लेने को तैयार नहीं और बोली तुम मुझे फौरन तलाक दो, किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तभी ये मेरी दूसरी बहनें और घर वाले इस मर्द के इत्तेकाब का निशाना बनेंगे, और ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरी और बहनें भी हैं, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। उस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो जहनी मरीज जरूर है, लेकिन इसके पास पैसों की ताकत भी है। वो बोली कि इस बार तुम मुझे तलाक दो, और मजबूरन मुझे उस लड़की को तलाक देना पड़ी। मैं उदास था। वहां से वापस आ गया। अपनी बीवी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर मैं घर ले गया, मगर मेरे दिमाग से वो लड़की नहीं निकली थी। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। चंद दिन बाद मैं दोबारा उसके घर में गया। मैं एक आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था, मगर तब मुझे वहां गेट पर खड़े चौकीदार ने बताया कि वो लड़की मेरे जाने के बाद पीछे खुदकुशी करके खुद को मौत के हवाले कर गई थी, और जो मुझे समझा रही थी कि अपने घर वालों की हिफाजत के लिए वो मुझसे कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहती। शायद खुद दुनिया से इतनी थक चुकी थी कि समझे बिना ही अपनी जान ले बैठी। वो शायद दोबारा हलाला के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी।
جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کو اس حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اس حلالہ کے بعد سے اچھی گزر رہی تھی۔ میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال ابھی تک آتا رہتا ہے، اور اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔